गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ बेटा आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट का मीनिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see object from which it comes or from which it is reflected। लाइट ऊर्जा का वो रूप है जो हमें देखने के काबिल बनाता है। क्या देखने के काबिल बनाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट्स को। और लाइट जहां से आ रही है या जिस सोर्स से वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सन गिव्स आउट लाइट। जो सन है वो लाइट देता है जिसकी वजह से हम सन को देख पाते हैं। अगर ऐसे ही और एग्जांपल ले, जैसे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, लैंप है, कैंडल है, ये भी अपनी लाइट को अपने आप एमिट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन उनका क्या? जिन ऑब्जेक्ट्स का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे चेयर होगी, टेबल होगी, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लेकिन फिर भी हम उनको देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो लाइट उनके ऊपर फॉल हो रही है, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर डेफिनेशन अगर क्या देखें इनकी तो क्या हो जाएगा? दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect or scatter the light which falls on them are called non-luminous objects। जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है वो उस प्रकाश को या तो परावर्तित कर देते हैं या फैला देते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे चेयर, टेबल, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ से हम लाइट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी। और जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आशा करता हूँ वो आपको समझ आ गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, जो लाइट है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ना सॉलिड की, ना लिक्विड की, ना गैस की। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट हैज ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। भाई जो लाइट है इसकी वेव नेचर भी होती है और इसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। लाइट की कुछ फिनोमिनन अगर हम बात करें तो वो वेव नेचर के बिहाफ पर उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कुछ फिनोमिनन ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलेट नेचर अगर हम लाइट की लें तभी उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है उसकी नेचर कैसी है बेटा? ड्यूल नेचर है। ड्यूल का मतलब होता है डबल नेचर, मीन्स ये वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आता है लाइट कास्ट शेडो। लाइट जो है वो छाया बनाती है। अगर लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है तो वो शैडो फॉल करेगी। जैसे वॉल के ऊपर फॉल कर रही है तो वॉल की शैडो बन जाएगी, पेन के ऊपर फॉल कर रही है तो पेन की शैडो बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम होता है जहां पर एयर प्रेजेंट ना हो, वेयर नो एयर इज अवेलेबल, दैट स्पेस इज नोन एज वैक्यूम। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या पढ़ रखी है हमने? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है, फॉलोइंग में हैपन। तो क्या होगा उसके साथ? या तो रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगी बेटा, या रिफ्रैक्शन होगी, या फिर एब्जॉर्प्शन होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
जिसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, अगर वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जैसा कि सी पार्ट में दिखाया गया है, तो दैट बॉडी इज परफेक्टली ब्लैक। तो वो बॉडी क्या होगी? परफेक्टली ब्लैक होगी बेटा, क्योंकि उसने सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। ए वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 50% चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है और 50% चैप्टर हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है, इसको हिंदी में बोलेंगे परावर्तन। देखो डेफिनेशन लिख रखी है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। भाई लाइट का बाउंस बैक हो जाना, उछल कर वापिस आ जाना, कब? जब वो किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, और वो पॉलिश्ड सरफेस क्या हो सकता है? मिरर हो सकता है। मिरर एक क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि पीछे से पॉलिश होता है सिल्वर का, और उस सिल्वर कोटिंग को हम रेड या ऑरेंज कलर से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमारा मिरर या जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हमने बनाया है, पॉलिश्ड सरफेस बनाया है, वो डैमेज ना हो। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक ए मिरर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन। अब अगर हम यहाँ पर बात करें रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल की डेली लाइफ से, तो अगर मैं बात करूं किसी भी टेनिस बॉल की, अगर मैं किसी भी टेनिस बॉल को दीवार के ऊपर थ्रो करता हूं, तो वो जो बॉल है वो उछलकर वापस मेरे हाथों में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो बॉल है उसने वापस उसको मेरी तरफ फेंक दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? भाई जब भी हमने क्या किया, टेनिस बॉल को दीवार पर फेंका, तो दीवार ने वापस उसे उछालकर हमारे पास भेज दिया है। इसी प्रकार जब भी लाइट फॉल होती है किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर, तो वो जो शाइनी सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस है, वो उस लाइट को वापस हमारे पास भेज देता है। अब हमें यहाँ पर एक बात और समझने की है, एक बात को नोट करेंगे बेटा। यहाँ पर जिन ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइनिंग होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, दे रिफ्लेक्ट मोर लाइट, वे लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे किसके कंपैरिजन में? देन दोज ऑब्जेक्ट विच हैविंग अनपॉलिश्ड या डल सरफेस। जिनका डल सरफेस होगा वो लाइट को क्या करेंगे? कम रिफ्लेक्ट करेंगे एज कंपैरिजन टू पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस। अब अगर हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसका सरफेस रफ है, डल सरफेस है, अनपॉलिश्ड है, तो वे क्या कर देते हैं? लाइट को स्कैटर कर देंगे इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कमरे में कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी को हम कमरे के किसी भी कोने से देख सकते हैं। मीन्स दैट पर्टिकुलर चेयर इज विजिबल फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द रूम। इट मीन्स क्या हुआ? उसके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है, उसने उस लाइट को स्कैटर कर दिया इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज इट हैज रफ सरफेस। अगर उसकी जगह, उस चेयर की जगह कोई पॉलिश्ड सरफेस रखा होता, या मिरर का एग्जांपल ले हम, तो अगर उस मिरर के ऊपर कोई भी लाइट फॉल होगी, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए जो मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस है वो किससे पॉलिश होता है? सिल्वर से पॉलिश होता है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो पहला जो नियम आता है वो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अभी इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। सेकंड ला देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भाई जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, किसके ऊपर फॉल कर रहा है? नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, ये सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। चलिए देखते हैं
फिगर की हेल्प से। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो नीचे एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रे डायग्राम के अंदर प्लेन मिरर को जैसा हम देखते हैं वैसा ड्रॉ नहीं करेंगे, एक सिंपल लाइन लगाएंगे और उसके पीछे ओब्लिक लाइंस लगा देंगे। देखो ये नीचे टेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो टेढ़ी लाइन है ये बैक साइड ऑफ द मिरर है, मीन्स ये पॉलिश्ड सरफेस है, बैक साइड है मिरर की। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका फ्रंट फेस है किसका, मिरर का। अब कहीं से भी मान लीजिए किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे फॉल हो रही है, मान लीजिए यहां से रे फॉल हो रही है और यहाँ पर आकर देखो ये एरो का निशान है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक लाइट रे फॉल हो रही है, मीन्स मिरर के ऊपर आकर फॉल हो रही है। तो जो रे यहां से आती हुई यहां पर फॉल हो रही है मिरर के ऊपर, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें इंसिडेंट रे की तो क्या बोलेंगे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वो रे जो मिरर के सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो यहां पर जो फॉल हो रही है इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे आकर फॉल हो रही है। अब यहां पर फॉल हुई तो ये क्या करेगा, इस लाइट रे को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई है। देखो ये एरो उधर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो दिस रे इज नोन एज ए रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें दैट इज नोन एज द नॉर्मल। तो नॉर्मल की डिफाइन क्या होगी, नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस के ऊपर ये क्या है, राइट एंगल है। तो यहां पर दो वर्ड और आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle made by incident ray and the normal is known as angle of incidence, और angle of incidence को हम small I से represent करेंगे बेटा। And the angle made by normal and reflected ray, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा it is known as angle of reflection, and angle of reflection is denoted by letter small a r। तो यहां से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो दोनों एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारी क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस थे जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नंबर का कई बार हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तो इन दोनों लॉज को अच्छे से याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे बेटा। अगर आपको इन टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।